हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो देख लेते हैं एक बार आज का यूपीएससी GS1 का पेपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या जो हमने पढ़ा है या जो भी हम डिस्कस करते हैं वो कितना काम आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडिएबल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो आपको बताना है कि किस तरीके से मिडिएबल टेम्पल जो स्कल्पचर्स हैं वो डिफाइन करते थे सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे पहले तो मिडिएबल टाइम्स समझना पड़ेगा कहाँ से शुरू होता है। तो मिडिएबल टाइम्स लगभग 7th सेंचुरी AD के बाद या 7th या 8th सेंचुरी AD के बाद से आप मान सकते हैं कि शुरू होता है, और वो फिर आपका मॉडर्न के पीरियड के मतलब प्री यूरोपियंस के आने के पहले तक के पीरियड में आपको उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको बतानी रहेगी, जैसे कि किस तरीके से वहाँ पे जो पेंटिंग्स रिप्रेजेंट करती थी, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, उसमें कितना ज़्यादा गोल्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि गोल्ड बताएगा कि उस सोसाइटी में कितनी रिचनेस थी कितनी नहीं थी, उसमें कौन कौन से फीचर्स थे, इस्लामिक फीचर्स क्या डिपिक्ट करते हैं या इंडियन फीचर्स क्या डिफेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी थी। आई थिंक यू कैन गिव अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना। जैसे यहाँ पे जिनका पेपर मैंने लिया है उसने भी कुछ यक्ष यक्षी लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल व्हाट हैज़ बीन क्रिएटेड, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसका एक आपको डिपिक्शन देना था। दूसरा सवाल है, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द देन इंडियन रूलर्स। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो कोहरेंसी थी, एक तो कोहरेंसी मतलब कि देवर अंडर वन टैग, एक ही लीडर के अंदर थे, देवर वेरी कोहरेंट, देवर वेरी प्लान्ड, देवर वेरी स्ट्रैटेजिक। और ब्रिटिश जो सुप्रीमेसी प्रोवाइड करती थी, न केवल आर्टिलरी में प्रोवाइड करती थी बल्कि जो प्लानिंग एस्पेक्ट था, डिवाइड रूल जो उनकी पॉलिसी थी, ये सारी काफ़ी कुछ काम कर रही थी। एंड यही रीज़न था कि ये यूनाइटेड नहीं थे, इनके पास एक शेयर्ड एजेंडा नहीं था, शेयर्ड लीडरशिप नहीं थी, है ना। ये रीज़न थे। तो आसान क्वेश्चन था ये। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों इतने सारे फेमाइन्स आने लगे, क्यों इतने सारे फेमाइन्स हुए। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हुआ। एक तो लैंडलॉर्डिज्म में जो प्रॉब्लम आई, लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम बिगड़ा, जमींदारी सिस्टम जो बिगड़ा, उस कारण से भी काफ़ी सारे फेमाइन्स आपको देखने को मिले। जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट था बिल्कुल कम हो गया था। आपको पता होगा कि जमींदार का जो मेन मोटिव रहता था वो केवल और केवल आपका जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन था वो रीज़न था। एंड दूसरी चीज़ें वो लैंड में इन्वेस्ट करना बंद कर दिए, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं था। ये सारे रीजन है कि क्यों देयर वाज अ स्पर्ट इन द फेमाइन्स इन द मिड 18th सेंचुरी। दीज वर द सम ऑफ द रीजंस। बाकी आप अगर कुछ और बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। जब अभी बीच में जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो जो लोग उस कोर्स में होंगे वो बिल्कुल अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि मैंने प्राइमरी रॉक्स और सेकेंडरी रॉक्स बताया था। तो एग्जैक्टली देखो ये 15 नंबर का आपका यहाँ पे 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया है। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी रॉक्स। ठीक है ना। तो प्राइमरी रॉक्स बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया है, दीज आर इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको लिखना था बेसिकली, है ना। मैंने बताया था कि बाकी जो रॉक्स के टाइप होते हैं दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज। इग्नियस रॉक्स होता है वन ऑफ द प्राइमरी रॉक्स। एंड इसके बाद फिर मेटामॉर्फिक एंड सेकेंड जो आपका मैंने बताया था इग्नियस जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी ये सेडिमेंट्री रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इग्नियस से बनते हैं, इस कारण से उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना था। तो जो लोगों ने पढ़ा है, जो लोग यूपीएससी कोर्स में थे भी, वो भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो लोग नहीं थे उनका तो ठीक है, एनीवेज उन्होंने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, तो अच्छी बात है। बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी कोर्स हमने जो स्टार्ट किया है वो ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। काफ़ी चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई है ना। और अगली चीज़ है देखो कि मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम। अब यहाँ पे ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, है ना। कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन के केस में मैंने आपको पढ़ाया भी है, अलग अलग क्या कलर कोड होते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रीन, मैंने आपको बताया था ग्रीन अगर है तो ऑल इज वेल, है ना, कोई एडवाइजरी इशू नहीं हुई। येलो है तो इसका मतलब होता है कि बी अवेयर ऑफ समथिंग। तो ग्रीन होता है, येलो होता है ना। दीज आर सम ऑफ द कलर कोडिंग जो अलग अलग मैंने आपको बताई थी कि करंट अफेयर्स का वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।
तो दैट वाज द थिंग विच यू कुड हैव मेंशन, है ना। और इसके अलावा ऑरेंज भी होता है, ऑरेंज मतलब कि वार्निंग होता है, येलो यानी कि अलर्ट होता है, और रेड यानी कि बिल्कुल पोस्ट लैंडफॉल इसमें होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, एक तो ग्रीन हो गया ऑल इज वेल, फिर येलो हो गया यानी कि अलर्ट साइक्लोन का, फिर ऑरेंज यानी साइक्लोन की वार्निंग, और आपका जो रेड होता है इसका मतलब है कि लैंडफॉल हो चुका है, पोस्ट लैंडफॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम थे इसके जो आपको मेंशन करने थे, है ना। एंड IMD का यही सिस्टम है, ठीक है। फिर डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो ऑब्वियसली बात है, डेक्कन ट्रैप तो बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट सबसे पहले तो आप उसका सॉइल का रिसोर्स बता सकते थे कि किस तरीके से डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में आपके रेगुर सॉइल यानी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि आपका बेसाल्ट वाला रीजन है ना, 95% आर थियोलिटिक बेसाल्ट वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे ओलिवाइन, पायरोक्सिन, ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। आयरन से रिच रहेगा, टाइटेनियम मिलेगा वहाँ पे आपको। दीज आर सम ऑफ द मिनरल्स विच कैन बी फाउंड देयर। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे। सातवां सवाल, एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड या स्पेशल स्प्रेड। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो जो पहले 7 क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है वो तो ये समझ में आ रहा है कि पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था 7 क्वेश्चनों के हिसाब से, ठीक है ना। तो मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से आगे के क्वेश्चन टर्न आउट होंगे, ठीक है ना। तो अगला जो सवाल है, सॉरी यहाँ पे 8th क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखते हैं। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम ने फैमिली रिलेशनशिप को चेंज किया है। तो ये जो सवाल है एक तरीके से आपका कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ है उसके ऊपर ये आर्टिकल है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानेंगे कि वर्क फ्रॉम होम से जैसे फैमिली में अब लोग सब घर में रह रहे हैं, है ना, लोग उसके दोनों इम्पैक्ट आपको लिखने थे। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट भी था जो कि विमेंस के ऊपर था। तो दोनों तरीके के इम्पैक्ट आप मेंशन कर सकते थे। अगर किसी ने लिखा है तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टियर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद द एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देखो टियर 2 सिटीज होती क्या है और किस तरीके से जो मिडिल क्लास है उसका ओरिजिन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो टियर 2 सिटीज जैसे इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, वडोदरा हो गया, ये हो गया, ऐसे मतलब मेट्रोपॉलिटन। टियर 1 सिटीज तो हो गए मेट्रोपॉलिटन जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना। और टियर 2 सिटीज जो होती है उनकी पॉपुलेशन कम होती है, 1 मिलियन से कम होती है ना। तो पॉपुलेशन इज लेस देन 1 मिलियन, ठीक है ना। तो ऐसी जहाँ पे जो अभी भी डेवलपिंग नेचर की हैं, जहाँ पे रियल एस्टेट के मार्केट्स हैं और दे हैवंट रीच देयर पीक्स, ऐसे जो मार्केट्स होते हैं वो टियर 2 सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। उनकी पॉपुलेशन भी जो होती है वो मिलियन से कम रहती है, ठीक है ना। तो दीज आर सिटीज़ आर द टियर 2 सिटीज़। अब टियर 2 सिटीज़ में जैसे सिंस नई नई ट्रेड एक्टिविटी या नया नया अर्बनाइजेशन शुरू हुआ रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो रहेंगे वो मिडिल क्लास के लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और वहाँ पे जो कल्चर ऑफ कंजम्पशन है, चूँकि वो बिल्कुल इनिशियल फेज़ में है, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति रहती है ना, तो बिल्कुल इनिशियल फेज़ में रहता है। इसलिए देखो, जब जैसे ही स्टार्टिंग होगी आपको पहला टच मिलेगा डेवलपमेंट का, तो योर कंज्यूमरिज्म विल इंक्रीज, योर कंजम्पशन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो उसका थोड़ा सा रिलेशन बना करके आपको लिखना था। आई होप यू कैन डू दैट, ओके। इसके आगे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। अब आपको देखो यहाँ पे डाइवर्सिटीज, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग, है ना। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, तो किस कंटेक्स्ट में हम उनको एक सिंगल कैटेगरी में डाल सकते हैं। इन व्हाट कंटेक्स्ट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम सिंगल कैटेगरी में डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे उनका एक कल्चर जो उनका है, कल्चरल जो आपने देखा होगा, जो नेचर, मैं जो एस्पेक्ट सोच पा रहा हूँ, जैसे कि एनिमिज्म वाला एस्पेक्ट हो गया, यानी नेचर से जो क्लोजनेस वाला एस्पेक्ट हो गया, वहाँ पे वो सिमिलर है। हालांकि बहुत सारे उसमें डिसिमिलैरिटीज़ है, लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज़ इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है कि एनिमिज्म यानी कि जो नेचर के प्रति उनकी क्लोजनेस है, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका डिपेंडेंसी है, यानी कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे उनका कहना चाहिए कि जो वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और इसके बेसिस पे मतलब एंड दे आर वल्नरेबल सोसाइटीज़, है ना।
ये भी कुछ फैक्टर्स है जो उनको मेरे हिसाब से सेम करते हैं, एक कैटेगरी में डालते हैं ना। अदरवाइज उनमें बहुत उनके कल्चर ट्रेडिशन में बहुत डिफरेंस होंगे, लेकिन जो नेचर के साथ उनका रिलेशनशिप है उस कैटेगरी में हम उनको ज़रूर कह सकते हैं कि दे कैन बी ग्रुप्ड एज अ सिंगल कैटेगरी इन दैट कंटेक्स्ट। अगला सवाल है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद द एग्जाम्पल्स। तो ये तो अच्छा सवाल था, किस तरीके से स्टेट्स एंड टेरिटरीज का इंटीग्रेशन हुआ, किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे नए स्टेट्स बने, कौन कौन से रीजंस हैं नए स्टेट्स बनने का, और कौन से रीजंस वैलिड हैं, कौन से रीजंस इनवैलिड हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना था। अगला लिखा है, डिस्कस द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये भी मैंने आपको यूपीएससी जो सीरीज में है, स्टैटिक सीरीज में 2023 के कोर्स में उन्होंने देखा होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको गुप्ता का पीरियड जो है आर्ट एंड कल्चर वाला, मैंने इनफैक्ट अलग से एक वीडियो भी बनाया था, और चोला का जो पीरियड है उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो पूरा आपका बना के दिखाया है कि किस तरीके से जो टेम्पल्स हैं, बृहदेश्वर का टेम्पल, थंजावुर का टेम्पल, गंगाई कोंड चोलापुरम का टेम्पल, ये सारे। और गुप्ता के टाइम पे तो हमने देखा कि लिटरेचर का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ था, न केवल लिटरेचर का डेवलपमेंट बल्कि टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, है ना, एसोसिएटेड जो पीरियड है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आया। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो दोनों मैंने आपको बताए हैं ना, क्लास में आपको याद होगा कि एक तो बुद्धिज्म में सिंबल्स ही है, बुद्धिज्म के सिंबल्स में आपने देखा होगा कि आपको लॉयन और बुल दोनों मिल जाएंगे। दूसरा आपको देखा होगा कि जो पशुपतिनाथ का टेम्पल है, पशुपतिनाथ का जो आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा मिला है, तो वहाँ पे आपको पशुपतिनाथ में भी आपको ये फिगर्स मिलेंगे, सील्स में आपको फिगर मिलेंगे, आर्ट आर्किटेक्ट। फिर इसके बाद अपना जो लायन फिगरीन है आपका अशोकन जो कैपिटल है, वहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन बनता, और वो क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया, एंड थैंक्स टू यूपीएससी फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। लेकिन अच्छा आंसर भी आप अच्छा दे सकते थे इसमें। अगला सवाल है 14, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ना। तो फैक्टर्स, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशियन करंट आपको डायरेक्टली लिखना था इसका आंसर, है ना। तो आराम से आप लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन भी एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है, विंड्स अफेक्ट करती हैं, वाटर डेंसिटी, टाइड्स अफेक्ट करते हैं, है ना। ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। और फिशिंग में रोल्स की, जहाँ पे भी ओशियन करंट, आपको पता होगा कि जहाँ पे भी कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट मिलते हैं वहाँ पे आपकी फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे जापान का एक फूल फ्लो, चाहे न्यू फाउंड लैंड ले लो, ये सारे रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपको एग्जाम्पल दे देने थे, आसान सवाल था, अगेन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है ना। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इशूज फेस्ड बाय देम। तो बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि रबर का आपको मैं डेली बताता हूं, है ना, कि रबर इंडिया में किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, जो केरला वाला रीजन है वो कैसे इंपैक्ट हो रहा है। तो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आपको पता होना चाहिए, जैसे थाईलैंड हो गया, या आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला थाईलैंड वाला पार्ट हो गया, मलेशिया पार्ट हो गया, इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, इंडिया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है मेजर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आती हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशिया, और ये वहीं से आपको रेफरेंस ले लेना चाहिए था। और मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज जो फेस हो रहे हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, उनको कितनी रेनफॉल जैसे उनको ज़्यादा चाहिए होती है तो कितना मिलता है, कितना मिल पा रहा है, ये सारे आप लानीना, एल नीनो, ये सब भी इसमें ऐड कर सकते थे। और लानीना का एल नीनो का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आपको साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में देखने को मिलता है, वो सारा रेफरेंस ऐड करके आप एक बहुत ही प्यारा आंसर लिख सकते थे। अगला सवाल है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट हो गया, पनामा, इस्थमस ऑफ, ये आपका इस्थमस ऑफ पनामा। तो पहले आप क्या कर सकते थे, इसमें 4 लाइनें स्ट्रेट और इस्थमस को एक्सप्लेन कर देते, उसके बाद जो मेजर स्ट्रेट्स हैं और मेजर इस्थमस है उनके एग्जाम्पल दे करके आप लिख लेते। जैसे मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी। और पाक स्ट्रेट आपका इंडिया श्रीलंका के बीच में हो गया, इस्थमस ऑफ पनामा हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, और अगर ऐसा आंसर आप लिखते तो आई थिंक बहुत ही अच्छा आप एक आंसर लिख सकते थे, है ना। तो दैट वाज अ क्वेश्चन। एंड एक इस्थमस ऑफ स्वेज भी है, आपको पता है स्वेज कैनाल के पास जो इस्थमस ऑफ स्वेज है वो नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच में है। एंड इसके अलावा कार्लेनियन इस्थमस है आपका यूरोप में, कार्लेनियन इस्थमस है यूरोप में, उन सब के एग्जाम्पल दे सकते थे।
17 क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर, डिटरमाइन द वेदर प्रोसेसेस हाउ। अगेन अ इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, इजीली आप आंसर कर सकते थे। एनालाइज द सैलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद वी कास्ट रीजन रिलीजन। तो सैलियंस ऑफ सेक्ट, सेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इनमें क्या विशेषता है या क्या स्पेसिफिसिटी है ना। तो इसके मतलब सेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, कास्ट, रिलीजन और रीजन में। तो ये काफ़ी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें आपको सोचना पड़ता। एंड अगर आपके पास कुछ पॉइंट है जो आपने सोचे हो तो ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। तो आपको बताना क्या टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म की एलिमेंट्स हैं भारत के सेक्युलरिज्म का। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को आपको इन रेफरेंसेस में देखना है, मतलब कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, आपको इन टॉलरेंस के रेस्पेक्ट में देखना है, एसिमिलेशन के रिस्पेक्ट में देखना और प्लूरलिज्म के रिस्पेक्ट में देखना। तो आई थिंक टॉलरेंस और एसिमिलेशन में तो हम कर सकते हैं, है ना, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म में। एसिमिलेशन के एस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम एसिमिलेशन की भावना में विश्वास रखते हैं या इंटीग्रेशन की भावना में। तो ये एक डिफरेंशिएट आप कर सकते थे, अच्छा पॉइंट था, क्योंकि एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टर्म है नहीं, है ना। इंटीग्रेशन इज अ मच पॉजिटिव टर्म दैन एसिमिलेशन। तो यहाँ पे आप कर सकते थे। और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड स्केयर्स रिसोर्स स्पेशली। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगेन इजी क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन से किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है ना आ रही है, कैसे जा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, FII, FDI, इन सब के माध्यम से भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अ वेरी गुड आंसर। आप बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कठिन लगे, कौन से आसान लगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको UPSC में हमारा कोर्स ज्वाइन करना रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।